कितने साल से काम कर रहे हैं आप मुंबई में? कितने साल से आप? 19 में आया था मैं, तो अच्छा। 19 से 5 साल हो गए लगभग। और क्या सोच के आए थे? यार सोचा था कि एक्टिंग में कुछ करूँगा, अभिनय में। और ये कीड़ा कहाँ से घुस गया अंदर, लाइक एक्टिंग वाला? यार ये जो कीड़ा है ना, मतलब बीज आप जिसको बोल सकते हो, वो मुझे ध्यान नहीं है, बट 9-10 में कहीं ना कहीं घुस गया था। 9-10 से कहीं ना कहीं घुस गया था, क्योंकि हमारे घर में सिनेमा बहुत देखी जाती थी। चुपके चुपके मैं और मेरे भाई लोग, हम लोग चुपके चुपके देखते थे फिल्म। और हमारे घर में ना एक वो टीवी थी बहुत पुरानी, सलोरा की, आई थिंक, पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते, सलोरा की टीवी थी। और हमारे यहाँ सिर्फ डीडी नेशनल था, डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल। तो वहाँ पर एक सप्ताह में 3 फिल्में आती थी, संडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को 2 फिल्में आती थी, तो हम वो बड़ी चाव से देखा करते थे। तो सिनेमा का इम्पैक्ट मुझ पर बहुत ज़्यादा रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी हो सकता है, जो मतलब सामने कैमरा के सामने जो एक्टिंग कर रहा है बंदा, जो एक्टर हैं, मुझे लगता था कि यार मैं भी कर सकता हूँ। वहाँ से धीरे धीरे शुरू। और ये फिर पोइट्री की तरफ रुझान कहाँ से? पोइट्री यार ये भी 9-10 से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक मेरे हाथ मैगजीन लगी थी, उसमें एक इंटरव्यू में देख रहा था दिलीप साहब की। तो उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी एक्टिंग का राज क्या है? उन्होंने बोला शायरी। अच्छा। मुझे लगा मैं भी सीखूंगा, मतलब मैं भी पढ़ूंगा। होता है, क्योंकि मेरे आइडल हैं वो दिलीप साहब, देवानंद हैं, राज कपूर हैं, तो वो सब बलराज साहनी हैं। तो मैंने उनको देखा है, तो मुझे अच्छे लगते थे वो सब। तो जब उन्होंने बोला कि शायरी, मुझे लगा शायरी क्या है भाई? हम पढ़ते थे बट हमें पता नहीं था कि ये शायरी, ये गद्य, ये पद्य, ये श्लोक है, ये दोहा है, हमें नहीं पता था, बस हम पढ़ते थे। तो फिर वहाँ से मैं डिस्कवर करना शुरू किया कि हाँ ये शायरी है, ये कविता है, ये दोहा है। तो फिर वहाँ से चस्का लगा। ऐसे मुझे याद आया गद्य पद्य और ये सब चीज़ों से। स्कूल में पढ़ते थे, कितनी बोरिंग लगती थी सब चीज़ें। उसमें आता था निम्नलिखित पद्यांश से कवि का क्या कहना है, तो संकेत, पहले संकेत, फिर उसका वो देना है कि आपको प्रसंग देना है कि क्या बताया, फिर उसमें आप उसकी वो व्याख्या करेंगे। उसमें प्रसंग में हमेशा देना पड़ता था कि जो कवि है उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसकी जिसने मेन उसकी कविताएं रही हैं या फिर रचनाएं रही हैं। मुझे ना यही थोड़ा सा ना जो एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा ये लगता है ना कि आप कवि के लाइफ के ऊपर क्यों जा रहे हो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि आप ठीक है, आप दिनकर की कविताएं पढ़ रहे हो, तो बस दिनकर का जन्म कहाँ हुआ वो ठीक है ना, ऊपरी ऊपर, बट मुझे लगता था कि उनके बारे में जानने से बेहतर है कि उनकी कविताओं के बारे में आप जानो। मगर क्या किसी की कविताएं उसकी पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करती? करती है, बट मुझे उनकी कविताओं के बारे में जानना है ना, मुझे उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों कहा जाता है ना कि आप शायरों की ज़िंदगी के बारे में जानते हो ना, तो बड़े आप बोरिंग हो जाओगे। आप क्या है ना कि आप जैसे आपके आइडल हैं, अमिताभ हैं, मेरे हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो अगर मैं उनकी रियल लाइफ में घुसना शुरू कर दूंगा ना, तो फिर वो मैं जिस जहन में सोच के उनके बारे में सोचता हूँ, वो मैं सोचना बंद कर दूंगा। डोंट मीट योर आइडियल। एग्जैक्टली। मतलब मीट के मतलब मैं पर्सनली मिलने नहीं जा रहा समझ गया। तो रियल लाइफ में उनके साथ क्या घटित हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग पता करते हैं कि क्या है, किस तरह से है। तो वैसे मुझे लगता है कि अब मैं दिनकर की लाइफ में नहीं घुसूंगा, मैं प्रेमचंद की लाइफ में नहीं घुसूंगा। मतलब घुसना नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी ऊपरी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हाँ उनका जन्म बनारस के एक लम्ही में हुआ था, वो बहुत गरीब थे। मेरा थोड़ा अलग मानना है, मैं कहूँगा थोड़ा सा इसमें। मुझे लगता है जैसे सपोज आप कोई चीज़ सीखने के लिए बैठ रहे हो ना, आपकी बात भी बहुत हद तक सही है, वो मैं समझा उस बात को। सीखने बैठो तो आपको समझना पड़ता है कि जो इस कविता आ रही है वो आ कहाँ से रही है। अगर हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि आप भी जो कविताएं लिख रहे हैं या फिर कोई और भी जो रचनाएं कुछ भी लिख रहा है, तो वो कहीं ना कोई एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है। तो यू हैव टू बी इन दैट एक्सपीरियंस फॉर राइटिंग सच पोइट्रीज। और आपने जो बात कही वो भी सही बात है कि आप एकदम जैसे जाकिर खान ने एक अपनी उसमें बोला था पॉडकास्ट में कि अगर मैं एक शेफ हूँ तो मेरे किचन में कैमरा मत लगा दो आके, मुझे थाली सजाने दो ना, मुझे बाहर लाने दो उसको पूरा अच्छे से बना के। तो वो बात भी मैं आपकी समझ रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हो ना वो विद्वान वाली बात है कि अगर विद्वान जिसको बनना है तो आप A to लेकर Z तक पूरी आप उसकी नॉलेज रखोगे। लेकिन जिसको हर चीज़ में पारंगत होना है, हर चीज़ में थोड़ी सी नॉलेज, साइंस में भी मुझे पता होना चाहिए, जो आजकल के जो चल रही है करंट सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो एज एन एक्टर ये आपकी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी सिनेरियो चल रहा है आपके इर्द गिर्द, हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए, लिटरेचर पता होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे इसमें मैं समझा बहुत काम है,
बहुत। आप DOP से वही पूछ लेना। अच्छा, Physics ओके और ओके light। ओके ओके। बहुत भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है यार। क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। 5 C's ऑफ सिनेमाटोग्राफी ऐसा करके एक बुक आता है, बहुत। ओके ओके ओके। ये नहीं, ये आज मैं सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यार सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ो, बात ख़त्म। जो भी चीज़ें सामने आई वो पढ़ो। मैं आज फिल्म फेयर की वो मैगजीन नहीं पढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है क्या ही मैं पढ़ूंगा इंटरव्यू देकर, क्या वो नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, वो ग्लैमर वाली चीज़ें मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन उसने ही मेरी ज़िंदगी बदली है। वो दिलीप साहब का इंटरव्यू मैंने उसी में पढ़ा, उसी में लिखा था कि शायरी, मुझे लगा कि शायरी क्या है भाई, मुझे ढूंढना चाहिए, मैं ढूंढा। पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। ये जो है ना कि पढ़ो, ये नहीं जरूरी कि आपको किसी ने रिकमेंड करा तो वही पढ़ो। हाँ, आप हाँ, पढ़ो, हाँ। बस पढ़ो। हाँ, लेकिन रिकमेंड जो कर रहा है इसका मतलब वो जानकार है, वो भी पढ़ लो भाई। हाँ नहीं, वो भी लो। पढ़ लो, बट नहीं, कंपल्सन नहीं है कि आपको वही पढ़े, क्योंकि हो सकता है उसको मजा आए, आपको मजा ही ना आए वो पढ़ के। हो सकता है आपका मन ही ना लगे, आपका हो सकता है कि चुटकुलों की किताब में मन लग जाए आपको पढ़ने में। पंचतंत्र में लग जाए। एग्जैक्टली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे अकबर बीरबल की कहानियां बहुत पसंद है। मेरी लाइफ की बहुत बड़े बड़े लेसन में आज तक फॉलो करता हूँ भाई फिर हम एक जगह पे हैं। आपने वो कहानी सुनी है क्या अकबर बीरबल की, जिसमें अकबर बीरबल को बोलता है, ऐसे अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और बोलता है कि सबको एक रूम में लॉक किया जाएगा, जो सबसे पहले उस रूम से बाहर आ गया वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सारे लोग बंद रहते हैं थोड़ी देर तक और बीरबल बाहर आया सबसे पहले। ठीक है, सारे लगे हुए चाबी ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ताले की, और बीरबल आ जाते हैं बाहर। जब सबको बाद में खोला जाता है चाबी से, वो बोलते हैं कि बीरबल कैसे बाहर आया, जरा बताओ। तो बीरबल बोलते हैं कि ताला लगा ही नहीं था, ताला केवल अटका हुआ था। सभी लोग चाबी ढूंढने में बिजी थे, किसी ने ताला को खींच के नहीं देखा एक बार। तो मैं इसको हमेशा मानता हूँ, जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है या फिर लग रहा है कि ये अड़चन आ रही है, एक बार जाके देख के आओ, कि सही में है भी वो प्रॉब्लम कि तुमने अपने दिमाग में प्रॉब्लम बनाई हुई है। बस वो एक बार ताला खींच के देखो। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। वो है ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हाँ, बस वही बात है। तो मैं तो अकबर बीरबल, पंचतंत्र साहब, वो मगरमच्छ की कहानी, ये सब बहुत पसंद करता हूँ पढ़ना। और हाँ, अपन कहाँ पे थे, अपन इसमें थे कि अपन टॉपिक से भटक गए। अब इंस्टाग्राम पे आपके देखा मैंने कि बहुत डायनामिक रेंज ऑफ पोइट्रीज हैं, कि आपने कहीं पे तो कोई ब्रज भाषा की पोइट्री है वो आपने बोल रखी है, और कहीं पे आप हिंदी पोइट्रीज बोल रहे हैं, कहीं पे आपने उर्दू शेर भी बोल रखे हैं। एक चीज़ कॉमन है, बोलने का स्टाइल, बोलने का, स्टोरी टेलिंग का, और अपना मैसेज कन्वे करने का तरीका, कि लोग ठहर जाएं उस पर कि कुछ तो आने वाला है, जो कि आप हर एक पोइट्री या फिर हर एक शायरी के पहले आप अपना एक पर्सपेक्टिव ऐड करते हो। वो कैसे आया और ये आइडिया कहाँ से मिला? कि क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा कि आप पहले बताओ कि क्या होने वाला है अब उस पोइट्री में, फिर आप वो करो। ये ना, मैं जब बनारस में था तो एक टीचर थे हमारे, तो मुझे शायरी सीखने का बहुत चस्का लगा। पढ़ने लगा था शायरी, कविताएं। तो जो बहर में जो चीज़ें होती है, शायरी का एक बहर बोल दो, शायरी का एक ग्रामर होता है। अच्छा, वो बहर में लिखी जाती है। जो भी मतला बोलते हैं, उला, ये सब टर्म है। बहर में आप मात्राएं वगैरह देखनी होती है। मात्राएं एग्जैक्टली, आप अगर कविता में है तो वैसे शायरी में भी बहर में। तो वो मुझे सीखने का बहुत चस्का लगा था। तो मैं उनके पास गया तो बोला कि सर मुझे आप सिखा दो। उन्होंने बोला कि जाओ और पहले 5000 शेर याद करके आओ। मैंने बोला कि सर मैं आऊँगा ही नहीं। लेकिन लगता था कि चले जाना चाहिए था, सीख लेना चाहिए था। बट उसके बाद मैंने जब उन्होंने नहीं सिखाया, मैंने याद नहीं किया, तो मैंने वो दीवाने गालिब खरीदा। मुझे नहीं समझ आया भाई, मुझे नहीं समझ में आया। वो आज तक वैसी ही पुस्तक वैसी रखी हुई है। पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ यार, वो उर्दू मेरे लिए इतनी मीठी जबान है ना, इतनी मीठी लगती है कि गुड़ और शक्कर फीकी पड़ जाती है। खुदा कसम बहुत मीठी लगती है। दीवाने गालिब भी पहली बार पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि यार क्या होंगे गालिब, क्या लिखा है। शेर है यार, समझ में आ नहीं रहा है लेकिन मजा आ रहा है। समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो शेर समझ में आ रहे थे कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है। मतलब एक ही दो शेर समझ में आए, बाकी ऊपर से चला गया। मुझे लगा यार, तो ये चीजें ना मेरे दिमाग में अटक गई थी कि मेरे जैसे न जाने कितने अनपढ़ हैं, अभी भी हैं,
मैं खुद ही अनपढ़ हूँ, तो उनको मैं वहाँ तक बातें कैसे समझा पाऊँ? मुझे शायरी बहुत अच्छी लगती है, मैं लोगों तक ये पढ़ूंगा कि अमीर खुसरो का पढ़ दिया कि जे हाल में उसकी मुगुन तकाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, मतलब जो भी है नहीं समझ में आएगा, गलत भी हो सकता है मैं पढ़ दूँ। तो वो चीज़ें मैं कैसे कन्वे करूँ? तो मुझे लगा ठीक है यार, बहुत ज़्यादा तो खींच नहीं सकते हैं अपन लोग, 1-2 मिनट तो बता नहीं सकते। स्टार्टिंग में 30 सेकंड 40 सेकंड अगर मैं बता पाया कि वो शेर का मतलब क्या है, उसके टेक्स्ट के पीछे का सब टेक्स्ट क्या है, मज़ा आ जाए। अपना पर्सपेक्टिव दे हाँ, पाना। अपना पर्सपेक्टिव। जो फेमस हैं कविताएं, उनके बारे में सब पता है। रश्मि रथी के बारे में सबको पता है कि हाँ भैया ये महाभारत के ऊपर लिखी गई है। उसमें से भी उसका कुछ जो अपना कृष्ण वाला संवाद है, हाँ, कर्ण वाला संवाद है, कुछ भाग पता है, बाकी वो भी किसी को नहीं पता है। लेकिन ऊपरी हाँ, पता है ना, ढांचा पता है। हाँ कि महाभारत के ऊपर लिखी गई है ये सब चीजें। अगर अज्ञे की कविता आप दे दो समझ पाएंगे, समझा के बोलो। धूमिल की कविता दे दो समझ, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा कि कोई धूमिल की कोई कविता समझा दे यार, क्या कहने का मतलब है। तो वो लगा कि नहीं यार, अगर इसको एक ऑडियंस तक पहुंचाना है, एक मास तक पहुंचाना है, तो थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। और किसी को स्टार्ट करना है ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएशन, लाइक योर्स, नॉट मतलब आपका एकदम कॉपी, बट कोई अपनी नई स्टीम स्टार्ट करनी उसके दिमाग में आ रहा है। तो मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ जो कि जिनके पास आइडिया है, बस एग्जीक्यूट करने में उनको डर लग रहा है कि उनको कैमरे के सामने बैठना पड़ेगा और ये चीज़ उनको रोक रही है बस करने से। तो इस चीज़ के लिए कैसे डील करें? आपके साथ यार ये वाली तो परफॉर्मेंस प्रेशर वाली बात है। हाँ बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस प्रेशर को दूर करने का 2 तरीका है। या तो परफॉर्मेंस मत करो, या तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करो। वह है ना कि रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो वो निशान वाली बात है कि जितना आप प्रैक्टिस वाली बात है भाई। एक और भी चीज़ नहीं है इसमें, कोट है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंट इज व्हेन यू कैन एक्सेप्ट अ थॉट विदाउट एंटरटेनिंग इट। मतलब कि आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, आप उसको रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उससे केवल काम ले रहे हो उस थॉट से। आपको रिकॉर्ड करना, हाँ, अपने दिमाग में आप नहीं बना रहे हो कि या तो उसकी ऊपर जा रही है एलिमेंट, ना ही आप उसको ग्राफ पे नीचे फेंक रहे हो, या तो आप ना तो आप खुश हो रहे हो ना आप डर, आप उसका यूज़ कर रहे हो बस एज अ टूल थॉट का। तो अगर एग्जांपल लेके, हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैं अपने एग्जांपल से बता देता हूँ। मैं पॉडकास्ट करने के लिए मैंने भी कैमरा से पहले फेस नहीं किया था। सो जब मैं पहली पॉडकास्ट शूट करने वाला था या फिर जब दूसरी करने वाला था, तब तक मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैं पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ, मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, कैसा दिखूंगा, जो कि नॉर्मल फियर होते हैं मेरे अंदर भी थे। वो होना चाहिए। मैंने अगर ये नहीं होगा ना फिर आप इंसान नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली, होना चाहिए। हाँ ये बात एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी कि हाँ भाई हो सकते हैं। तो उस टाइम पे मेरा जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो ये था कि मैंने उस बात को महत्व ही नहीं दिया कि मुझे डर लग रहा है। मैं उठ के आया, बैठा, मैं उसने सोचा ही नहीं कि डर लग रहा है नहीं लग रहा है, ये मेरा काम है, मैं इधर आकर बैठूंगा बात करूंगा। ये ट्रिक होता है एक्चुअली। हाँ। ये ट्रिक है। जब मैं थिएटर किया करता था बनारस में, तो वहाँ जो मेरे जो टीचर थे वो समझाया करते थे कि अगर परफॉर्मेंस से पहले भाई कांपने लगते हैं पैर, हाथ कांपने लगते हैं, लाइव ऑडियंस है 100-200 में, अगर कुछ फंबल कर गया तो हंसेंगे तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो वो बोलते थे या तो च्युइंगम चबाते रहो, कुछ ना कुछ दिमाग में, मतलब उसके अलावा बहुत सारी बातें सोच लो, बस वो मत सोचो। ये सोचो घर जाके मैं क्या खाना खाऊंगा, और वो खाना खराब निकला तो फिर तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा यार। अच्छा स्विगी अच्छा लगेगा कि जोमेटो, ये बताओ, दिमाग हट गया ना। बस यही आप डिस्कस करो, 2 लोगों के बीच में हट जाएगा दिमाग। बस उसके बाद फिर घंटी बज जाती है हमारी जो ठड़बेल होती है थिएटर की, बस जाओ परफॉर्मेंस करो आ जाओ। बट ये चीजें सीखने के लिए ना 1-2 बार गिरना बहुत जरूरी है, फंबल करना बहुत जरूरी है। मतलब वो अपने आप को फियर की स्थिति में डालना जरूरी है। हाँ, क्योंकि पता है होता क्या है, मुझे क्या लगता है कि रील्स अपने में भी आती हैं, बहुत सारी रील्स पे 4-5 लाइक्स होते हैं, अपन कभी देखते हैं क्या बैठ के किसने कितना गंदा किया है, इसने कितना अच्छा किया, ऐसे ही आपको भी स्क्रॉल करने वाले हैं लोग। तो अगर बनाना है तो बना दो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग माइंडलेसली रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। जब आपके में तो बना दो, जब आपके में दम आ जाएगी ना कंटेंट में, तो अपने आप फिर उसको लोग अप्रिशिएट ही करेंगे। बुराई तो लोग कर भी नहीं सकता। आपके कंटेंट में दम होने से पहले आप में दम होना चाहिए। वो दिख जाता है। कभी कभी कंटेंट खराब भी होता है, लेकिन बंदे में इतनी कॉन्फिडेंस होती है ना, इतनी अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट किया होता है कि इंसान रुक के देखता है यार। वो कहीं भी रील की बात हो, सिनेमा की बात हो, थिएटर की बात हो, वो देखता है यार ठीक है हटाओ ना, कंटेंट खराब है, कोई फिल्म ही खराब है लेकिन एक्टिंग अच्छी है भाई देख लो।
ये वाली बात है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना, मुझे लगता है कि ये बेसिक है। जो होता है ना 9-10 में जो पढ़ते हैं, जो NCERT, भाई NCERT बेसिक है, उसके अलावा ही तुम RD शर्मा पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो, SC वर्मा पढ़ो, लेकिन NCERT बेसिक है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना बेसिक है। उसके बाद जो होता है वो स्टोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक। मैं क्वेश्चन सोच के आया था बहुत सारे, वो तो मेरे दिमाग से निकल गए। अभी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि जैसे कंटेंट क्रिएशन चल रही है, हर कोई यूट्यूब पे बना रहा है, इंस्टाग्राम पे बना रहा है, पोइट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट उठ रहे हैं, बट क्या ये सब कुछ सब्जेक्टिव नहीं हो गया है टू द एल्गोरिदम ऑफ द इंस्टाग्राम, ऑफ द यूट्यूब और कोई भी अदर जो भी प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिश कर रहे हैं? क्योंकि अब हम बहुत दिमाग में रख के बनाते हैं कि क्या चीज़ वायरल जाएगी, क्या हम बोले तो वायरल जाएगा। तो इसमें गलत ये है, गलत नहीं है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। आपके कंटेंट का टाइप ऐसा है जो कि इंस्टाग्राम पे ऊपर जाएगा, सेम कंटेंट आप यूट्यूब पर डालोगे वो ऊपर नहीं जाएगा, है ना, ये बहुत बार होता है ना। तो क्योंकि उसकी एल्गोरिथम पिक कर रही है। अब आपने ऐसा कंटेंट नहीं बनाया है जो कि हर किसी को अच्छा लग रहा है, जो किसी फ्रेमवर्क में नहीं है। तो ये सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल, कविताओं में भी, हर एक चीज़ में लोग जानबूझ के उनकी बात कर रहे हैं जो, जैसे बोलो ना कि जॉन एलिया की, नहीं जॉन एलिया भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा जॉन एलिया की, मैं कहूँगा ओशो। अरे यार, फिर कहाँ ये प्यार और कविताओं से हटा के फिर तो आप बात करने लगे। वही मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊंगा। जॉन एलिया तो फिर भी ठीक है, तो लोगों को समझ नहीं आता। ओशो तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कूल हो गया ओशो के बारे में बात करना, तो ओशो के बारे में बात करेंगे। बट ठीक है ना यार, कि देखो क्या होता है ना कि पहले बात तो हम एज अ क्रिएटर ये सोचते हैं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, बट आप ऊपर लेवल सोचो, वो दो कंपनी है भाई। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। कंपनी है, कंपनी अपने हिसाब से और आप उसमें काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, और आपको कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो अगर दोनों एक ही में वीडियो बनाओ, दोनों में चल जाए, तो फिर यार क्या बस फॉर्म चेंज हुआ है। पहले आदमी लिखते थे किताबें, तो आदमी सोचते थे कि क्या चीज पसंद आएगी लोगों को, जब बिकेगी तो क्या कवर। अब वो एल्गोरिथम देखने लग गए हैं। बस किताबों में भी ऐसा ही होता था, सब्जेक्टिविटी का टाइप चेंज हुआ है, पहले भी ऐसा ही था। एक क्या है ना कि आप जब तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, तो वो संस्कृत भाषा में नहीं थी, वो जो तत्काल जो भाषा चल रही थी अवधि में शायद, उसमें उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने क्या सोच के लिखा था कि भैया आज की ऑडियंस यही पढ़ेगी, बात खत्म, मुझे नहीं लिखना संस्कृत में। तो उन्होंने तो सोचा ना भाई, एक तरफ से एल्गोरिदम चल रहा था, वो जहां पे वो थे वहीं पे उन्होंने लिख दिया, या फिर दिमाग उनका अवधि में सोचता था, बात खत्म। अगर मेरा दिमाग कल, मैं बिहार से हूँ, मेरा दिमाग भोजपुरी में सोचता है, हिंदी में सोचता है, मैं भोजपुरी में बात करूंगा भाई, मैं भोजपुरी में कंटेंट बनाऊंगा। मैं क्यों चाहूँगा कि मैं सोचूंगा यार इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब ऑडियंस मिल जाएगी, फॉरेन ऑडियंस भी मिल जाएगी, मैं क्यों चाहूँ? बात ये है। हाँ, अगर आपको जाना है तो सीखना पड़ेगा, बात खत्म। अगर आपको जाना है तो सीखो, नहीं तो आप जहाँ पे हो वहीं बेस्ट करो ना, कोशिश करो। बेस्ट कोई नहीं करता, बस कोशिश करता है कि यार बेस्ट करो। हर इंसान बस कोशिश करने में ही लगा हुआ है। घर जा रहे हो रक्षाबंधन पे? नहीं भाई, नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? घर जाकर मतलब दूर है। दूर है। क्या ही जाऊँ घर, तो यार क्या ही बताऊँ मैं। कैसे था ना कि कैसे संबंध है घर वालों से? बहुत खराब। बहुत खराब। मतलब कि ऐसा लगता है ना कि आई डोंट वांट टू बी दिस पार्ट ऑफ द फैमिली अगेन। ओके, मैं ये फैमिली दोबारा नहीं चाहूँगा। अच्छा, मतलब माँ सेम चाहूँगा भाई। मेरी जो माँ है ना, माँ तो सबकी बढ़िया होती है, अच्छी होती है, तो बट ये माँ में दोबारा मतलब मेरी ख्वाहिश है कि अगले जन्म में भी मैं यही माँ मिले। फादर का मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तभी चले गए, तो मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कोई भी फादर हो जाए मुझे चलेगा। कितने साल के थे आप? आई थिंक मैं 5 या 6 साल का रहूँगा। ओके। तो ही बेचारे नहीं, मतलब फौज में थे भाई, मतलब जवान थे, तगड़े थे, तो चलेंगे। बट ठीक है, माँ मुझे यही चाहिए, बट फैमिली नहीं चाहिए यार। मतलब फैमिली से मतलब क्या है? फैमिली से मतलब रिलेटिव। अच्छा, आपके जो सगे संबंधी है, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए कैमरे में। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे पता नहीं क्यों। मतलब वो था ना कि इंसान
आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे कैसे बढ़ो, खींच दूंगा पैर। इसकी एक ट्रिक है, उनको बताओ मत जब तक चीजें हो ना जाए। मैं तो यही फॉलो करता हूँ, जब हो गई ना। नहीं, बताओ मत की बात ही नहीं है। वो तो आपने दूसरे स्टेज गड़े मुर्दे उखाड़ के। एग्जैक्टली, बस गड़े मुर्दे की क्या कर रहा है, कहाँ गया, प्रभु बख्श दो, ये वाला सीन है। बट ठीक है, मतलब मैं भी क्या करूँ। और देखो सीन ये है ना कि मुझे, मतलब मेरे भाई को या फिर मेरी बहन को या फिर मेरी माँ ही को पता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात ज़्यादा नहीं करता हूँ। मतलब मेरी ये कोशिश रहती है ना कि लोग मुझे कैमरे के थ्रू जाने, क्योंकि यहाँ पर भाई आपकी आर्ट दिखती है, पैसा मिलता है, फेम मिलता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मेरे अंदर है वो मैं कैमरे के सामने दिखाऊं, बात नहीं करूं। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब इतना हूँ कि अगर मेरी माँ एक दिन में 2 बार से ज़्यादा कॉल कर दे, मैं उठा नहीं पाता हूँ कॉल, कि भाई मैं अब क्या बात करूंगा। मेरा भाई लगातार 2 दिन में अगर कॉल कर दे, लगातार 2 दिन, मैं उठा नहीं पाता हूँ, मैं इससे क्या बात करूँ। सेम पेज पे हम। सेम है, फिर ठीक है, हम लोग सही है यार। सेम पेज पे हम बिल्कुल। तो मैं समझ नहीं पाता मैं क्या बात करूं, और यही चीज़ मैं रिलेटिव से मतलब नहीं बात कर पाता हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये घमंडी है। इसके मैं अंदर आपको बताता हूँ मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरे ना एक बार एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब वो थोड़े पहचान के मेरे भी थे, उनके एक बार फादर की डेथ हुई। मैं फ़ोन नहीं लगा पाया, मैं इतना सोचा, इतना मुझे अंदर से बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं क्या बात करूँगा। एग्जैक्टली, मैं क्या बोल दूंगा उस आदमी से कि तुम मत परेशान हो, क्या ये उसको पता है? ये भाई उसको पता है कि मैं परेशान मैं परेशान होगा तो घर कौन संभालेगा। वो परेशान नहीं होगा, लेकिन लगाना चाहिए। अब लेकिन मैंने इसको किनारे कर दिया है, मैं लगा लेता हूँ कि वो जो सोचना होगा मैं, और मुझे जो बोलना होगा बोलूँगा। ऑकवर्डनेस में जी लूंगा मैं 2-4 मिनट की, तो अब मैं लगा लेता हूँ। लेकिन मैं इस लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में भी कॉल नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात यहाँ सही गलत की है ही नहीं। बात यहाँ परवरिश की है, बात यहाँ ब्रिंगिंग की है। और होता नहीं कि एक नेचर होता है अपना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ। हम अकेले रह के एनर्जी गेन करते हैं। हम अकेले रहने, मेरे घर पे क्या होता है, रिश्तेदार आ जाए ना अगर, तो मैं कहीं पे भाग जाता हूँ। जैसे पूरा दिन हो गया उनके बीच में, तो मैं शाम को भाग जाऊँगा। 1 घंटे मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मुझे जिंदा रहने के लिए वो जरूरी है, तो मैं भाग जाता हूँ 1 घंटे के लिए शांति से कहीं बैठने के लिए। तो मैं इस लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ। वो एक शेर था ना राहत साहब का कि इसे सामाने सफ़र जान ये जुगनू रख ले, इसे सामाने सफ़र जान ये जुगनू रख ले, राह में तीरगी होगी मेरे आंसू रख ले, और मेरी ख्वाहिश है आंगन में न दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन तू रख ले। तो भाई तुम रख लो, मुझे बख्श दो, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे आंगन में। मतलब अच्छा माहौल, अच्छा जान छोड़ो यार। मुझे ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, जो है सो है। अभी जो आपने बोला कि एल्गोरिदम की बात है, उसमें गलत सलत की बात ही नहीं है, जो है सो है, बात खत्म। आप सही गलत के बीच में नहीं पढ़ सकते। भगवान कृष्ण के किरदार पे क्या ख्याल है आपका? मुझे मतलब पसंदीदा भगवान है मेरे। कभी कभी लगता है कि वो दोस्त है, वो और शिव, जो प्रभु शिव, मतलब दोनों के बारे में मुझे लगता है ना कि ये दोनों दोस्त हैं मेरे। बैठकर हम लोग गप्पे कभी कभी मार सकते हैं। कृष्ण के बारे में तो मुझे बहुत लगता है सेम। हाँ, कृष्ण के बारे में। और मतलब वो जो वक्त था ना कि जैसे हम लोग, अभी मैं सोच ही रहा था कि जो उनके साथ हुआ है, हम उन्हें माखन चोर कहते हैं। आज के समय में कोई चोर बोल के देखो, सही मुझे बोलो चोर, सही बात है, मैं मार दूंगा भाई। तो पता नहीं उस वक्त क्या था, कौन सा वो युग था, कैसा युग था युग, बट उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो ऑरा है। इस पे आपकी एक पोइट्री है भी आपके पेज पे। अरे भाई मुझे मुझे बड़ा पसंद आता है। क्या थी वो, एक बार बताइए फिर से। वो ये थी, माया गोविंद की रचना थी यार। मैंने जब पहली बार पढ़ा, मुझे लगा यार ये है क्या यार। वो इसके ऊपर ही था कि चोरी कर करके और मतलब वो था कि वो मुंदरी होता है, शब्द अंगूठी होता है, वो गुम हो गई है श्री कृष्ण की, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो वो ये है कि मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, लट में उलझ गई कि मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया, ललिता ने पाई लई, ललिता एक सखी है, ललिता ने पाई लई मुंदरी सहेज लई, श्याम जी को जाई दई हीरे दी मुंदरिया, तो बोली इठलाई कछु भेंट तो निकारो श्याम।
तो बोले इठलाई कछु भेंट तो निकारो श्याम, तो बोले श्याम चुमलई मोरी अंगुरिया, आ चुमत हंसत जात ललिता कहत जात, राम करे खोई जात तोरी अब बसूरिया। क्या फ्लर्ट है यार, क्या फ्लर्ट है, मतलब और कितना मतलब शुद्ध है, पवित्र है। और मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि ये सब चीजें कितनी बोरिंग लगती थी स्कूल में जब पढ़ते थे, और बहुत बोरिंग यार, बहुत अब बोरिंग। देखो क्योंकि पढ़ाने वाले ढंग के नहीं थे यार। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, या फिर हमारी मतलब इच्छा भी नहीं होती थी अच्छा पढ़ने की बात हाँ, ये। वो पढ़ाते तो अच्छा थे, मतलब ऐसा नहीं हाँ, बोलूंगा हमारी कल को उसमें देखे तो। हम कहीं और जाते थे, हम हो सकता क्रिकेट खेलने में बिजी थे, हाँ हम हो सकता है कहीं और किसी कोई कॉमिक बुक हो गया, या फिर कहीं संता और बनता हो, busy कुछ भी ढूंढते चले जाते। मैं आज मतलब हम जब BHU में थे तो पद्मावत पढ़ रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी की, तो उसमें एक पंक्ति है कि लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय अंग अंग तरंग उठे दुतिके परिहेमन रूप धरे अबचवय। उस वक्त है कि यार क्या बोरिंग है यार। अब जब समझते हैं तो लगता है कि यार इससे बढ़िया वर्णन एक इसका मतलब स्त्री का, वो जब प्रसंग आप पढ़ोगे ना तो वो जो नायिका है वो पानी में जा रही है नहान स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए है, और उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका वर्णन पानी से कर रहे हैं, उनका वर्णन जो घास है चंद्रमा से कर रहे हैं, उनका वर्णन अंगूठी से कर रहे हैं, बाल से कर रहे हैं, खुद उनका वर्णन। मुझे लगा पढ़ने के बाद में लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही है, मतलब है कुछ तो है जो कि ऑडियंस के सामने आनी चाहिए। हिंदी एज अ लैंग्वेज क्या पढ़ना कम होती जा रही है धीरे धीरे? नहीं भाई, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कम, मतलब मैंने पढ़ना वर्ड यूज किया है जानबूझ के। पढ़ना कम हो गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। इंसान सिर्फ देख रहा है और सुन रहा है। मुझे कुंठा होती है जब मैं क्रॉसवर्ड में जाता हूँ और वहाँ पे 10,000 किताबें रखी होती हैं इंग्लिश की, और एक छोटा सा साइड में कॉर्नर होता है, उसमें एक केबल सेल्फ में हिंदी की किताबें रखी होती हैं। तुम्हारा मतलब सिर्फ हिंदी? अच्छा, मुझे लगा पढ़ने से ही। नहीं, हिंदी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कम हुआ है, मतलब कह सकते हो, इसमें मैं कोई विशेष राय नहीं दे सकता हूँ। मुझे पढ़ना तो मुझे लग रहा है कम हुआ है, पढ़ना बहुत कम हुआ हिंदी है। पढ़ना कम हुआ है, हो सकता है, मे भी हो सकता है, कह सकते हो, अगर क्योंकि ये रेशियो बॉम्बे दिखाता और है ना। दिल्ली में हो सकता है कम, बट हमारे यहाँ कम नहीं है यार। चलो बनारस पढ़ रहे हैं लोग, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है BHU के अंदर, आराम से पढ़ रहे हैं लोग। बट मैंने आज तक जितने भी क्रॉसवर्ड देखे, मैं ऐसा नहीं, मैंने अलग अलग राज्यों के क्रॉसवर्ड्स में जाके देखा है, बुक की जो स्टोर्स होते हैं, बुक के स्टोर्स, उनमें देखा है मैक्सिमम बुक्स रहेंगी इंग्लिश की, और एक छोटा सा शेल्फ रहेगा उस पर हिंदी की लगी होंगी, और उसमें भी खलील जिब्रान और थोड़े कुछ वेस्टर्न पोइट्स वगैरह होंगे, और हमारे प्रेमचंद जी या फिर हरिशंकर परसाई की तो शायद ही एक आध मिल जाए तो मिल जाए, जो मेन स्ट्रीम राइटर्स हैं जिनके फेमस हैं, बस उनकी किताबें रहेंगी। जैसे मैं जाऊँ कभी ढूंढने के लिए कि मुझे कोई सपोज ऐसी किताब चाहिए जो कि इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, मैं किसी का एग्जाम्पल, शरद जोशी की कोई बुक चाहिए सपोज मुझे, तो मुझे शायद है कि वो मिले, है ना, वो इतने या फिर mainstream विनोद में कुमार नहीं। शुक्ल जी की। हाँ, मुझे शायद ही है वो मिले, मुझे नहीं मिलेगी। जो मेन स्ट्रीम वो रहती हैं, बाकी आई डोंट थिंक रहती है। रेसिपी की बुक रखी होती है उसमें हिंदी भाई, की मुझे बुक्स के लगता है नाम ना पे। कि देखो, मुझे लगता है हाँ, तुम्हारी बात सही है, बट मुझे लगता है ना कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ यार। ब्लेम गेम जो है ना बहुत, क्योंकि ये एक तो साली जिंदगी वैसे ही कम है। नहीं, ब्लेम की बात तो है नहीं, मैं मतलब अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है ना, आप ढूंढ के पढ़ो ना, बात हाँ, खत्म। पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेते हैं। बस हाँ, मतलब लोग डिबेट करते हैं कि महाभारत सच है कि नहीं है, लोग डिबेट करते हैं कि रामायण सच है कि नहीं। अरे नहीं सच है भाई, मान लो एक पल के लिए, लेकिन पढ़ो कम से कम। कितनी अच्छी स्टोरी है भाई, बहुत, मतलब बहुत कितनी अच्छी स्टोरी है। तुम सोच सकते हो कि उतने साल पहले वेद व्यास ने ऐसी स्टोरी लिख दिया, क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स चला जा रहा है। रामायण तो फिर भी फ्लैट चल रही है कहानी, लेकिन बहुत अच्छी है, और अल्टीमेट मैसेज निकल के आ रहा है उससे, मतलब इतनी बैंगॉन स्टोरी है महाभारत। उसमें आप समझ नहीं सकते कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन विलन है, और आप लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में वहां का मैसेज उसमें है, निकाल देगा, उसमें है, निकाल देगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ। कहा जाता है ना कि जो महाभारत में है वही दुनिया में है, जो नहीं है वो दुनिया में नहीं है भाई। बात खत्म। तो पढ़ो ना, बात खत्म। ये है कि नहीं है बुक है, लाइव भाई 70 साल है, पढ़ लो। 500 साल ईश्वर ने नहीं दिया है तुम्हें, वो सतयुग और त्रेता में था, अभी घट गई है, तो 80 साल है, इसी में पढ़ डालो, जितना मिले पढ़ो, जितना दुनिया देखना है दुनिया देख लो, बात खत्म। एक बार ऐसे हिंदी के लिए मैंने लिखा था कि संस्कृत सी पवित्र तुम, अंग्रेजी सा अल्हड़ में, बीच में हिंदी सा सरल, कहीं घर बना लेंगे हम।
तो मैंने इसको 2 बार हिंदी दिवस पे नब के ऊपर पोस्ट किया है, पर दोनों बार एक कमेंट आया है। उसमें एक कमेंट था, मैं उस कमेंट का मतलब भी समझ नहीं पाया कि ये तो कविता से भी ज़्यादा कविता थी। ये भी सही है भाई, ये भी कविता है, ये भी कविता है, बहुत अच्छी बात है। तो बात ये है कि देखो कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, कोई मतलब कई सारे विधा खुल गए हैं ना भाई। आज स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, तो वो जो विधा है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, वो खुलकर आनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने बोला कि इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है यहाँ का ट्रांसलेशन वहाँ विदेश में हो रहा हो। मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में ऐसा कुछ आइडिया है करने का, बट अब टाइम मिले मुझे, मैं चाहता हूँ कि अपने जो पोइट्स हैं, जो हिंदी पोइट्स इतने शानदार लिखा है, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी भी पहुंचे जरा वहां तक, पता लगे कि क्या पता हो रही हो भाई। हाँ, हो सकता है। जैसे मैंने जितना पढ़ी है ना कि हरिवंश बच्चन ने बहुत अनुवाद किया है, बाहर के बहुत अनुवाद किया है, वहां के भी किसी राइटर ने किया होगा, क्या पता पढ़ी जा रही हो। अच्छी चीजें हर जगह भाई, बस पढ़ो, बात खत्म। एग्जैक्टली। आजकल इमोशन की, मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा बात होती है, और इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि रिग्रेट है किसी चीज़ का या नहीं, तो क्या जवाब है आपका इसके, किस चीज़ का है? यार रिग्रेट बस यही है कि मुझे ना अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। मुझे लगा ही था वो चीज़ बहुत बड़ी, बहुत मतलब बहुत नहीं, थोड़ा भी नहीं वक्त मिल पाया। वो आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो हम लोग घर पे ही रहते थे, तो बस मतलब वक्त नहीं मिला। मुझे वो लगता था कि एक बार बस कुछ साल और वक्त कैसा मिल होता है जाता। जीवन जब आप खुद से बड़े हो रहे हों इतनी छोटी उम्र से लेकर? यार एक अब्बास ताबिश का शेर है कि एक मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, एक मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, और उसने बस इतना कहा कि खुश रहा करो। तो पता नहीं अब बाप के बगैर नहीं, बाप के बिना क्या ही बताओ, थोड़ा मुश्किल होता है यार। क्योंकि देखो, जब माँ होती है ना, वो ये बताती है कि दुनिया से थोड़ा बच के रहो। कैसे बच के रहो वो बाप बताता है भाई। जो दुनिया के अंदर एक दुनियादारी है ना, उसकी जो पॉलिटिक्स, वो बाप देखा है, वो माँ नहीं देखी है। माँ ये बताती है कि बेटा तुमने खाना खाया, हाँ ठीक है, टाइम पे सो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, और कहीं जाना तो बच के रहना, इस मतलब गंदे लोगों से मत मिलना। भाई गंदे लोग कौन है, कौन बताएगा? वो बाप बताता है, क्योंकि वो बाप काम कर रहा होता है, वो उसने देखा है 20 से 25 साल। तो वो लगता है कि यार कभी कभी गलत हो जाता है ना, कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखा दे देते हैं। वहाँ मुझे अब लगता है, पता नहीं पहले नहीं लगता था, अब लगता है कि यार कोई होता है, एक मतलब कोई बड़ा इंसान होता है जो हाथ कंधे पे हाथ रखे बोले कि बेटा ये गलत है, ये सही है, तो वहाँ पर वो लगता है। तो बस आपने ऐसे बोला ना अभी, वो ख्वाब वाला आपने शेर पढ़ा बता इसका। मेरे पापा का एक कॉमन, जब भी उनको फ़ोन करो तो उनका एक ही आशीर्वाद होता है हमेशा, फ़ोन रखते रहेंगे और बढ़िया प्रसन्न रहो। हमेशा उनका, और स्टार्टिंग में मैं कभी भी ध्यान नहीं देता था इस बात पे। उनने इतनी बार बोला है, वो इतनी बार बोला है कि वो हाईलाइट हो ही गया, जबकि बार बार ये क्यों बोलते हैं। तो अब मैं उस पर करता हूँ कि उनका कोर फोकस है प्रसन्न रहो भाई। कोर फोकस है प्रसन्न रहो, हमेशा बस प्रसन्न रहो, हमेशा बोलते हैं। माँ बाप को नहीं चाहिए भाई पैसा, ये इस एज में आके समझ में आने लगता है। वो हम लोग जो 20 के जब होते हैं ना, 15-20 की उम्र में, चाहिए तो है भाई, पैसा चाहिए, पैसा इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज देयर। बट अभी जिस उम्र में लगता है ना, वो लगता है कि यार पैसा से ज़्यादा है कि बस मेरा जो बेटा है, जो मेरी जो संतान है, माँ बाप ये सोचते हैं कि बस खुश रहे ना, जहाँ भी रहे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसे, अच्छी सी एक नींद मिले और आराम से रहे। पैसा नहीं चाहिए भाई, पैसा तो चाहिए ही, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो भाई। तो दोस्तों, ये था नब की पॉडकास्ट का अगला एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और बताएं कि कैसा लगा, और आप किन को चाहते हैं अगले एपिसोड्स में एज अ गेस्ट। थैंक यू सो मच।